हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के लॉ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के आखिर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप। क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो हैं पिछली बार जुडिशरी में या किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्स की बात करें तो सोर्स का मतलब होता है ओरिजिन बताना, मतलब कि कोई चीज़ कहाँ से एग्जिस्टेंस में आई। उसी तरह आज हम जानेंगे कि मुस्लिम लॉ कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया। तो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी, एंशियंट या ट्रेडिशनल सोर्स भी कह सकते हैं इसे। दूसरा है सेकेंडरी, जिसे हम मॉडर्न सोर्स भी कह सकते हैं। प्राइमरी सोर्स इंक्लूड करता है होली कुरान, सुन्नतन हदीस, इजमा और क्यास। वहीं सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड करता है कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशंस। इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होली कुरान। कुरान जो है वो एक अरबिक वर्ड कुर्रा से बना है, जिसका मतलब होता है टू रीड। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि कुरान जो है एक अरबिक वर्ड कुर्रा से बना है, जिसका मतलब होता है टू रीड। ये एक कम्युनिकेशन है, मतलब डिवाइन कम्युनिकेशन है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को एक मैसेज जो है अल्लाह का वो कम्युनिकेट किया जाता था टाइम टाइम पर, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सिचुएशन पे, थ्रू एंजल जिब्रील। और ये जो मैसेज आया है वो टोटल 23 ईयर की पीरियड में आया है। मतलब जो पहला मैसेज आया था वो जो है 609 एडी में आया था, और आखिरी मैसेज जो है वो 632, जब तक प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया में थे तब तक वो मैसेज आते रहे। कंटेंट और स्ट्रक्चर की बात करें तो कुरान जो है वो अरबिक में है। इसमें 114 चैप्टर्स हैं, जिसको हम सूरा कहते हैं। इसमें 6666 वर्सेस हैं, जिसे हम आयत कहते हैं। और वर्ड्स की बात करें तो इसमें 70,934 वर्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुरान जो है वो दो पार्ट में, दो पीरियड में आया था। मतलब एक पीरियड मक्का का है, दूसरा पीरियड मदीना का है। जो पीरियड मदीना का है उस पीरियड को में जो है लीगल प्रिंसिपल से वो पीरियड डील करता है, और जो पीरियड मक्का का है वो डील करता है फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ एंड इस्लामिक रिलीजन से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इन चीज़ों को एक जगह नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्शन एंड कंपाइलेशन की। तो कलेक्शन एंड कंपाइलेशन जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कुरान का नहीं किया गया। जो उनको मैसेज आते थे वो लोगों को आके बताते थे, और ये लोग जो है वो उसको अलग अलग जगहों पे जो उनके हाथ में आता था उस पर लिख लेते थे। जैसे पत्थर हो गया, पेड़ों की छालें हो गई, पेड़ों के पत्ते हो गए, एनिमल स्किन्स हो गया, इन पे लिख लिया जाता। तो इसका मतलब वो चीज़ जो है वो फ्रेगमेंट फॉर्म में थी, अलग अलग जगह बिखरी हुई थी। उसको कलेक्ट और अरेंज का काम जो है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद नहीं किया गया। तो जो पहले खलीफा हैं, खलीफा अबू बकर, उन्होंने कुछ कलेक्शन का काम स्टार्ट किया। उसके बाद जो है ये काम जो है सेकंड खलीफा के टाइम में नहीं हुआ। थर्ड खलीफा जो है खलीफा उस्मान, उन्होंने जो है इसके कलेक्शन का काम स्टार्ट फिर से करवाया। और इसको जो आज एक हमारे पास कोडेक्स फॉर्म में चैप्टर वाइज करके हमारे पास है, उसको उस फॉर्म में तैयार किया। इनके लिए उन्होंने 4 एक्सपर्ट अपॉइंट किए। 4 एक्सपर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो थे जैद, अब्दुल्ला, सैद और अब्दुल रहमान। टोटल जो है वो 18 साल जो है, मतलब उन प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के 18 साल के बाद जो है कुरान जो है वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में जो है तैयार हुआ है। तो ये जो है ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, 650 एडी, जब ये एक कोड के फॉर्म में मतलब तैयार हुआ है। एक बात यहाँ पर और जानने की है, जब कुरान तैयार हो गया तो उसके जितने भी फ्रेगमेंट्स थे अलग अलग जगह पर, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सोर्स की बात करें तो कुरान जो है किस तरह से एज ए सोर्स है, तो उसमें हम बात करते हैं कि कुरान में जो है वो 200 वर्सेस ऐसे हैं जो लीगल प्रिंसिपल से डील करते हैं। उसमें 80 वर्सेस ऐसे हैं जो कि मैरिज, डावर, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस से डील करते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें 200 वर्सेस जो हैं वो लीगल प्रिंसिपल से डील करते हैं, और 80 जो हैं वो मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस से डील करते हैं। अब ये लॉ में क्या क्या इससे चेंज आया है उसकी बात करें तो ये बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि लॉ से डील करती हैं इनमें। जैसे ये रिफॉर्म की बात करता है, जो कि पुराने कस्टम और प्रैक्टिसेस चली आ रही थी प्री इस्लामिक अरेबिया में, उनमें रिफॉर्म की बात करता है। जैसे इन्फेंटिसाइड,
गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यूजरी, पॉलीगैमी, इन सब को हटाने की बात करता है। उसके बाद जो है सोशल रिफॉर्म में जैसे मैरिज में है पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की पोजीशन उस टाइम बहुत बुरी थी, अगर लड़कियां पैदा होती थी तो उनको उस टाइम ही मार दिया जाता था। डिवोर्स, चिस्टिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, इन सब की जो है वो बात करता है। क्रिमिनल लॉ रिलेटिंग टू पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, फॉर्निकेशन एंड मर्डर, मर्डर के लिए क्या क्या पनिशमेंट, थेफ्ट के लिए क्या पनिशमेंट होगी, इसकी बात करता है। डायरेक्शन देता है कि एनिमी के साथ हमें कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद जो है ये इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर एंड पीस की भी बात करता है। उसके बाद ये भी बताता है कि नॉन मुस्लिम के साथ कैसे ट्रीट केयर करना है, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है कि मतलब कुरान के जो वर्ड्स हैं उनको क्या अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो इस पे एक केस है प्रीवी काउंसिल का कि जैसे आगा मोहम्मद जाफ़र, केस का नाम है आगा मोहम्मद जाफ़र वर्सेस कुलसुम बीबी। तो जो भी कुरान में जो भी वर्ड्स हैं वो गॉड वर्ड्स ऑफ अल्लाह हैं, तो उसमें कभी भी किसी भी तरह का अमेंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस केस में ये प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया है कि कुरान को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है उसके पैसेजेस को, हिदाया में मतलब हिदाया जो वर्क ऑफ सुन्नी लॉ है, और इमामिया में जो कि वर्क ऑफ शिया लॉ है, उसमें जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया है उससे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो जज नहीं कर सकती। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस केस में ये हेल्ड हुआ था, तो इस केस का नाम याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सुन्नत एंड हदीस की। तो सुन्नत जो है उसका अरबिक मतलब होता है पाथ, प्रोसीजर या वे ऑफ एक्शन। तो ये जो रिलेट करता है प्रॉफिट मोहम्मद से, जो उनका क्या पाथ था, उनका क्या प्रोसीजर था, उनका क्या वे ऑफ एक्शन था, और उन्होंने क्या कहा या उन्होंने क्या चीज़ साइलेंटली अप्रूव किया, एक्सेप्ट वो सारी चीज़ें जो कि उन्होंने गॉड के मैसेजेस को जो लोगों तक पहुंचाया उसको छोड़कर। उसके बाद अगर हम सुन्नत की बात करें तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सुन्नतुल कौल, मतलब वो उन्होंने जो कहा। सुन्नतुल फ़ेल, उनके कंडक्ट और बिहेवियर। और सुन्नतुल तकरीर, मतलब उनका साइलेंट अप्रूवल, मतलब उन्होंने बहुत सारे पुराने जो कस्टम चले आ रहे थे उनको साइलेंटली अप्रूवल भी दिया था। फिर हम बात करते हैं सुन्नत और हदीस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सुन्नत जो है वो हम इस तरीके से समझते हैं कि वो उनका बिहेवियर को है, उनके पर्सनल एक्शंस को है, उनकी पर्सनल जो चीज़ें थी वो अपने लिए क्या करते थे उनको इंक्लूड करता है। वहीं हदीस जो है एज ए पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक को कैसे कि जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो उनसे वो कैसे डील करते थे, उन पे क्या जजमेंट देते थे, उन पे उनका क्या ओपिनियन था, उन लोगों को क्या करने के लिए कहते थे, उसको इंक्लूड करता है। उसका एक कंपाइल्ड फॉर्म है, उसको जो लोगों ने नरेट किया उसका एक कंपाइल्ड फॉर्म है वो। हदीस की बात करें तो ये एक तरह से एक नरेशन है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा, क्या करने के लिए कहा, या क्या चीज़ अलाउ की, और ये चीज़ जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है एक लोगों से दूसरे लोग तक पहुंचती रही। और एक टाइम ऐसा है जब इसको कंपाइल किया गया एक फॉर्म में। वहीं हदीस की हम बात करें तो इसको जो कलेक्ट करने का काम जिन्होंने किया है उनको मुहद्दिस कहते हैं। जैसे इमाम बुखारी हो गए, इमाम मुस्लिम हो गए, इन्होंने इनको कंपाइल करने का मतलब काम किया। इन्होंने बहुत सारी हदीस कलेक्ट की, फिर उसमें से जो सबसे रिलायबल इनको मतलब कंपेयर करके या उनकी ऑथेंटिसिटी के हिसाब से जो है इन्होंने उसको एक कंपाइल किया। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो कि इम्पोर्टेंस क्या है हदीस की, तो जैसे कुरान है, कुरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं कि वो चीज़ हमें करनी है, लेकिन वो उसको करने का प्रोसीजर नहीं बताया। तो हदीस जो है हमें उसका एक तरीक़ा से एक्सप्लेन करता है, उसकी पूरी डिटेल देता है। जैसे हज करना हुआ, चैरिटी करना हुआ, इसके बारे में कुरान कहता है, लेकिन वो डिटेल नहीं बताता कि वो चीज़ कैसे होगी। तो इसकी डिटेल जो है हमें हदीस से मिलती है। अच्छा, एक बात और है कि सुन्नत और हदीस को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि सुन्नत जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की पर्सनल चीज़ों से डील करती है। जैसे वो बैठ के पानी पीते थे, दाहिने तरफ करवट लेकर सोते थे। और हदीस जो है उन्होंने जैसे कहा लोगों से कि जो भी मुस्लिम्स हैं वो दूसरे एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई होता है, और वो बहुत बेहतर इंसान है जो कि कुरान को पढ़ता है और उसे आगे लोगों को पढ़ाते हैं। नरेटर्स ऑफ हदीस की बात करें, मतलब यहाँ पर ये है कि जो हदीस को आगे हम लोग तक बताते थे आकर कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस प्रॉब्लम पे ये सॉल्यूशन बताया है, ये जजमेंट दिया है, ये चीज़ कहने के लिए कही। तो वो जो नरेटर्स होते थे उनकी जो है
कॉम्पिटेंसी और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है किसी भी हदीस पर रिलाय करने के लिए कि उस उनके नरेटर्स कौन हैं वो। तो उनके लिए कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि वो उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पावर ऑफ रिटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट राइट कंडक्ट करते हों, मतलब वो काम अच्छा करते हों, वो कोई चोर ना हो, डकैत ना हो, कोई गलत काम ना करते हों, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि वो मुस्लिम्स हों। तो ये एसेंशियल एक तरह से कह सकते हैं कि एक नरेटर्स हैं, उनके क्या क्या एसेंशियल हो सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है इससे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके हम बात करते हैं कि जो नरेटर्स हैं वो कितने पार्ट में उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो उनको 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है सक्सेसर ऑफ कंपेनियन, और सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स। तो इसी जो जैसे कंपेनियन है वो जो है प्रॉफिट मोहम्मद के जो साथ रहते थे उनको कंपेनियन कहा गया। अब जो कंपेनियन के सक्सेसर हुए उनको सेकंड कैटेगरी में डाला गया, और जो सक्सेसर ऑफ सक्सेसर है उनको थर्ड कैटेगरी में, उनके जो भी हदीस हैं उनको थर्ड कैटेगरी में डाला गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ हदीस की। तो क्लासेस ऑफ हदीस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये भी एक इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हदीस कितनी तरह की होती हैं। तो पहला है हदीस से मुतवातिर, दूसरा है हदीस से मशहूर, और तीसरा है हदीस से अहद। हदीस से मुतवातिर जो है एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हदीस है। ये सारे इस्लामिक ऑफ थॉट जो हैं वो सब इसको फॉलो करते हैं, और किसी भी तरीके का डाउट या किसी भी तरीके की जो है वो डिफरेंसेस इसमें नहीं निकाल सकते। उसके बाद जो है हदीस मशहूर जो है ये एक पॉपुलर ट्रेडिशन है। ये जो है नरेटेड बाय द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, और मास एक्सेप्टेंस है इसका। इसके बाद हदीस अहद जो है ये एक आइसोलेटेड ट्रेडिशन है, मतलब बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, और एक बहुत ही लोकलाइज्ड एरिया में जो है इसको इसकी प्रैक्टिस और एक्सेप्टेंस है। उसके बाद करते हैं हम प्राइमरी सोर्स का थर्ड सोर्स की जो है इज्मा। इज्मा का मतलब ही होता है कंसेंसस, मतलब किसी भी अगर पॉइंट ऑफ लॉ पे उसका कोई सॉल्यूशन हमें कुरान या हदीस में डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो जो भी लॉ नोइंग पर्सन हैं, मतलब जिनको मुज्तहिद कहा जाता है, जूरिस्ट कहा जाता है, उनका एक अनोनिमसली कंसेंसस या एग्रीमेंट जो है वो एक लॉ को मतलब ऑरिज बना सकता है। तो जैसे अब्दुल रहीम थे, उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया इज्मा को? उन्होंने कहा कि इज्मा जो है एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट अमॉन्ग द फॉलोवर्स ऑफ द प्रॉफिट इन ए पर्टिकुलर एज ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर हम आके अटक जाते हैं, तो वो भी जो भी उसके ऊपर जो भी कंसेंसस करके एक जो है रिजल्ट उसका निकाला जाएगा, वो जो है इज्मा कहलाएगा। इज्मा को एक नॉर्मल वे में अगर समझें हम, तो एक कंसेंसस ऑफ ऑल इस्लामिक कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, जूरिस्ट और पर्सन ऑफ नॉलेज और स्किल जो है एक स्किल जो रखते हैं उन लोगों का एक कंसेंसस है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ पे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जानने वाली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक सवाल भी बन सकता है कि शिया और सुन्नी लॉ में क्या डिफरेंसेस है इज्मा को लेकर। तो इज्मा को में जो शिया लॉ में माना जाता है वो उसी इज्मा को मानते हैं जो कि फैमिली ऑफ प्रॉफिट से आया है, या कि जिस पर जो है अप्रूवल ऑफ शाही इमाम का मिला हुआ हो। जबकि सुन्नी लोग जो है वो जो कंपेनियन हैं, जो जूरिस्ट हैं, उनके भी जो है इज्मा को मानते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो पहला है कि कंसेंसस होना चाहिए सबका। जब कोई प्रॉब्लम आई उस पर डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, फिर सारे जो भी डिफरेंसेस थे उसको ड्रॉप कर दिया गया, और जो सब एक बात पर आकर एग्री हो गए। दूसरा है जूरिस्ट जो है मुस्लिम होने चाहिए, उनको इस्लामिक नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा है पर्टिकुलर पीरियड के जूरिस्ट होने चाहिए, मतलब कि जो भी कंसेंसस बना हो जूरिस्ट का, वो जो है प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के बाद बना हो। मतलब क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उनका सॉल्यूशन करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद उस टाइम अवेलेबल थे, तो सब उनसे उनका जो दिया हुआ बातें थी वो सुन्नत एंड हदीस में ऑलरेडी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता था। उनके बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन पे कंसेंसस के लिए जो है इज्मा का मतलब इज्मा को एज ए सोर्स बनाया गया। एक बात और है कि जो भी इज्मा बनाया जाएगा वो जो है किसी भी जो है एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड हदीस के अगेंस्ट नहीं होगा, कंट्रेरी नहीं करता हो। उसके बाद अगर हम बात करें रिपील ऑफ इज्मा की, तो ये इज्मा जो है कि हाँ किसी भी तरीके से कुरान और सुन्नत को रिपील नहीं कर सकता, उसमें जो भी दिए गए हैं पॉइंट्स उसको रिपील नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं कि जैसे कुछ जूरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इज्मा जो है ना कि खुद को रिपील कर सकता है, ना ही किसी और चीज़ को भी एग्जिस्टेंस लॉ को रिपील कर सकता है। लेकिन बज़दावी जो एक हैं,
जूरिस्ट, उनका ये मानना है कि इजमा जो है, जो लेटर इजमा है, वो फॉर्मल इजमे को रिपील कर सकता है। काइंड्स ऑफ इजमा की बात करें तो ये जो है 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है इजमा ऑफ द कंपेनियन, दूसरा है इजमा ऑफ द जूरिस्ट और तीसरा है इजमा ऑफ द पीपल। अगर इजमा ऑफ कंपेनियन की बात करें तो जो भी कंपेनियन होते थे उनका जो है किसी चीज़ पर जो है कंसेंसस जो है उसको जो है सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। वो कभी ओवर रूल नहीं हो सकता, उसको कभी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता बाई सब्सिक्वेंट इजमा। फिर उसके बाद जूरिस्ट की बात, इजमा ऑफ जूरिस्ट की बात करें तो जो स्कॉलर्स होते थे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था, उनके जो है कंसेंसस ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ जो है उसको सेकंड कैटेगरी में रखा गया। और इजमा ऑफ पीपल, समटाइम जब पीपल बहुत सारे किसी चीज़ को एज एक्सेप्ट कर लेते थे, मास एक्सेप्टेंस हो जाता था, तो उसको भी जो है इजमा मान लिया जाता है, इसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया। लेकिन इस यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि जो पहला है इजमा ऑफ कंपेनियन, ये सबसे अव्वल दर्जे का इजमा माना जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर है कि इजमा के अथॉरिटी को अगर हमको जानना हो कि वो कितना सही है, तो वहाँ पर उसके जो बताने वाले, उनके उनको जो बनाने वाले पीपल हैं, ठीक है, किस लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है उस इजमा को बनाने में, उनकी कैपेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो यहाँ पर एक सवाल बन सकता है काइंड्स ऑफ इजमा जो है के ऊपर। तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं हम क्यास की। तो क्यास जो है वो एक एनालॉजिकल डिडक्शन है, मतलब जो कि एग्जिस्टेंस लॉ दिया गया है हमारे पास, जैसे सुन्ना है, हदीस है और कुरान है, तो उसमें जो भी दिया हुआ है उससे कोई चीज़ कंपैरेटिव स्टडी करके उससे डिडक्ट करके किसी नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। जैसे हम इसको एक नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि इट इज़ एन एनालॉजिकल डिडक्शन और द आर्गूमेंट फ्रॉम द नोन टू द अननोन। मतलब जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी जान रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी है, उससे जो चीज़ हमें पता नहीं है, जो नई प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन निकालना। ये कोई नए लॉ को क्रिएट नहीं करता है, बट क्या करता है कि जो भी इस्टेब्लिश्ड लॉ हैं उसको न्यू सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करता है। जैसे एक क्यास है कि जो भी लोग हैं वो कोई भी तरीके का ट्रेड नहीं करेंगे जुम्मे की अजान से जुम्मे की नमाज तक। तो अब जैसे यहाँ पे एक ट्रेड जो है एक पूरा जनरल टर्म है, तो यहाँ पर लोगों ने क्या निकाला क्यास में कि किसी भी तरीके का गुड्स का ट्रेड करना उस वक्त में जो है वो मना है। तो वैलिड इजमा के लिए सबसे, सॉरी, वैलिड क्यास के लिए जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसे हम जान लेते हैं। तो वैलिड क्यास के लिए सबसे पहला है कि जो चीज़ से वो डिडक्ट किया गया है वो एक्सटेंड होने की कैपेबिलिटी रखती हो। दूसरा जो है वो बात करता है कि वो जो भी क्यास बना है वो जो है कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो। तीसरा जो है वो क्यास जो है वो कुरान या इस्टेब्लिश सुन्नत और इजमा से इनकन्सिस्टेंट ना कर रहा हो, और एक डिटरमाइंड पॉइंट ऑफ लॉ की बात करता हो, ना कि वर्ड को वो डिफाइन करता हो। और इसके बाद एक और बात है इसमें कि मस्ट नॉट इन्वॉल्व ए चेंज इन द न्यू एम्बॉडिड इन द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट पहले से दिए गए हैं उसमें कोई चेंज ना ला रहा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। बाकी का जो टॉपिक रह गया है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस से को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुड बाय, कीप रीडिंग।